नमस्ते साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को देखने के बाद मेरा आपसे वादा है कि आपसे आपका कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहने वाला और हम चैप्टर के खत्म होने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बिना समय गवाए हम इस चैप्टर के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला पॉइंट है द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते होंगे कि इंसान की आंख उसका कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है। बिना आंख के ये कलरफुल संसार हमको दिखेगा ही नहीं। एक बार पढ़ के देखते हैं। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा सेंस ऑर्गन है, महत्वपूर्ण है। इनेबलिंग अस टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। हमको ये रंग बिरंगे संसार को देखने में हमारी मदद करता है। जो कलर्स हैं हमारे संसार में, ब्यूटीफुल सुंदर संसार को देखने में हमारी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंसान की आंख का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? द आई इज रफली स्फेरिकल। ये स्फेरिकल शेप की होती है आंख। पूरी आंख जो अगर आप देखोगे, आंख पूरी ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप उसका पूरा डायग्राम देखोगे तो इंसान की जो आंख है वो स्फेरिकल, पूरी गोलाकार सी होती है, लगभग गोलाकार जैसी होती है, विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों, इसको याद रखेंगे आप। हमारी जो इंसान की जो आंख रहती है उसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का रहता है। इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। ये जो बाहर वाली आपको जो उभरी हुई सतह दिख रही है, देखो ये ही उभरी सतह है, वरना पूरी स्फीयर शेप की होती। लेकिन जो बाहर से उभरी हुई जो सरफेस है आँख की, जो आप फील कर सकते हो। आँखें को बंद करो और आप इस तरीके से आँख पलक के ऊपर से फील करके देखिए। जो आपकी उभरी हुई सतह है, आपके आँख की जो उभरी हुई सतह है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? कॉर्निया। इसका महत्वपूर्ण काम यह है कि ये बाहर की सतह है और ये रिफ्लेक्शन का भी काम करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन इसका काम रहता है। ये बल्जिंग आउटसाइड जो सरफेस रहती है, ऊपर की लेयर है आंख की, ठीक है, उभरी हुई सतह। इसके अंदर प्यारे साथियों, इसके अंदर एक मस्कुलर डायफ्राम रहता है, कलरफुल डायफ्राम रहता है, जिसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? आइरिस। ये बड़ा छोटा होता रहता है। जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में जो कलरफुल पार्ट है उसका कलरफुल ये मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये साइड चेंज कर सकता है। इसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? आइरिस। अब इधर देखिए, इसमें जो बीच में जो ये जो बना हुआ है, बीच में जो ब्लैक होल आप डायग्राम में देख सकते हैं, बीच में जो होल है, और इस डायग्राम में देखिए ये जो होल है, बीच का जो खाली पार्ट है काला काला, इस चीज को बोलते हैं प्यूपिल। ये भी अपना साइज चेंज कर सकता है। प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, जब ज्यादा लाइट होती है तब ये छोटा हो जाता है। ज्यादा लाइट की जगह पर जब आप दिन में आते हैं तो ये छोटा हो जाता है ना। और जब आप अंधेरे में होते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके। आपने एक चीज एक्सपीरियंस करी हो, जब आप धूप से एकदम से कमरे में जाओ, जिसमें लाइट ना चालू हो, तो आप एकदम से धूप से अगर अंदर कमरे में जाओगे तो आपको थोड़ी देर तक अंधेरा दिखेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको नॉर्मल दिखाई देने लगेगा। तो इसका रीजन यही है कि ये अपना साइज चेंज करता है। पीपल का जो पीपल है इसका साइज चेंज होता है, अंधेरे में बड़ा हो जाता है और ज्यादा लाइट होती है तो छोटा हो जाता है। छोटा इसीलिए हो जाता है ताकि कम लाइट प्रवेश कर सके, कम लाइट एंटर हो। और अंधेरे में बड़ा इसीलिए हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट उसमें एंटर कर सके। तो प्यारे साथियों, इस होल को क्या बोलते हैं? पीपल। और इसके भीतर होता है एक लेंस। हम लाइट वाले चैप्टर में, इससे पहले मैंने लाइट वाला चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, आप उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने लेंस के बारे में सब कुछ बताया था। तो ये जो लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आंख के अंदर। इस लेंस को हम आई लेंस भी बोलते हैं और क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। आई लेंस के नाम से भी जानते हैं और क्रिस्टलाइन लेंस के भी नाम से जानते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं एकदम रिजिड, फ्लेक्सिबल, एकदम जेली टाइप। और इसको कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती हैं, देखो ये भी है और ये भी है, इनको बोलते हैं सिलेरी मसल। मैं नीचे लिख देता हूं, सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स, जो इसको पकड़े हुए हैं, लेंस को जो पकड़े हुए हैं, होल्ड करके रखे हैं,
उन मसल्स का नाम है सिलेरी मसल। क्या है? सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, जो लाइट इस स्क्रीन पर जो गिरती है, ये स्क्रीन की तरह काम करती है, यहाँ पर सेंस होता है, इस चीज को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? रेटिना बोलते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर एक फ्लूइड, जेली टाइप का एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर जो भरा रहता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, यहां पर ई और आएगा, विट्रस ह्यूमर। और यहां पर और देखिए जरा, कॉर्निया और इस लेंस के बीच में भी फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। तो इन दोनों फ्लूइड को याद रखिएगा, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, और इस लेंस और रेटिना के बीच में ये जो पूरा पार्ट में जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर, ये रेटिना। और हाँ, इसमें जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स दिमाग तक कौन पहुंचाएगा? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व दिमाग तक भी तो पहुंचेगा। ये कनेक्शन सीधा कहाँ पर है? अरे यहाँ के जो भी देख रही है वो सीधे सारे सिग्नल्स जो है, जो भी डेटा है वो दिमाग में जा रहा है, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व दिमाग तक पहुंचाती है। तो प्यारे साथियों, ये सभी पार्ट्स हैं। और एक और पार्ट, ये जो व्हाइट पार्ट होता है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा, जो व्हाइट पार्ट होता है आंख का, जो व्हाइट पार्ट हमको दिखाई दे रहा है आंख में, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। तो ये सभी पार्ट्स हैं, इनको आप जान दीजिए। 10 पार्ट्स हैं लगभग। देखिए, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बाद पीपल, पीपल के बाद लेंस, उसके बाद सिलेरी मसल, उसके बाद रेटिना, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और स्क्लेरा और ऑप्टिक नर्व। इन सभी को आप ध्यान से समझ लें एक बार। विट्रस ह्यूमर ये फ्लूइड है जो इसके बीच में भरा रहता है। ऑप्टिक नर्व दिमाग तक पहुंचाती है सारे सिग्नल। सिलेरी मसल्स जो इसको रेगुलेट करती है, इसके साइज को, इसकी फोकल लेंथ को रेगुलेट करती है, वो है सिलेरी मसल। जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आंख के अंदर, आई लेंस बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। और जो भीतर काला होल होता है उसको बोलते हैं पीपल, और बाहर की उभरी हुई सतह को बोलते हैं कॉर्निया। और इसके बीच में और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको एक्वस ह्यूमर, ये है आइरिस, ये है स्क्लेरा, वाइट पार्ट जो है। तो ये सारे सभी आंख के पार्ट्स हैं, इनके बारे में आप एक बार और रिवाइज कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। तो आगे है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का हिंदी मतलब होता है गुंजाइश। किस चीज की गुंजाइश? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन वो क्षमता होती है, आंख के लेंस की वो क्षमता, जिससे कि हमें साफ साफ देखा जा सके। मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी ध्यान से समझेंगे। ये आई लेंस मैंने रफली आपको समझाने के लिए बना दिया है, जरा आप समझिएगा। ये है कॉर्निया, ठीक, यहाँ पर आइरिस, आइरिस के पीछे सिलेरी मसल। मैंने आपको बताया था सिलेरी मसल जो है यही पावर ऑफ अकोमोडेशन करती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? प्यारे साथियों, याद रखना एक बात, अगर हमारी इमेज रेटिना पर बनती है, ये रिफ्रैक्ट करके लाइट को कहाँ पर, ये यहाँ पर हमारी लाइट हिट करती है। जब लाइट रे यहाँ पर हिट करेगी, रेटिना पर हिट करेगी, तभी हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा। अगर आगे या पीछे लाइट हिट करती है, इस रेटिना से पहले अगर इमेज बनती है या बाद में इमेज बनती है, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखता है। तो ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए इमेज को रेटिना पर ही गिरना होता है, सबसे पहली बात। ठीक, फिर जो सिलेरी मसल है ये इसको एडजस्ट करके रखती है ताकि इमेज यहाँ पर बने। तो इसके एडजस्ट करने की जो क्षमता है उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। सिलेरी मसल इसको पतला या मोटा बना देती है, जिससे कि फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट होकर के इमेज रेटिना पर ही बने ताकि अच्छे से हमें दिखे। इसी चीज को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। मैंने रफली बता दिया, एक बार पढ़ के देखते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, इस आंख के जो लेंस की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो क्षमता है, इसी चीज को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। दिस अचीव्ड बाय सिलेरी मसल। आप अच्छे से जानते हैं ये सिलेरी मसल की वजह से ही ऊपर है। सिलेरी मसल क्या करती है? देखो, आपको एक बात बताता हूं, जितना पतला लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितना मोटा लेंस होगा, लेंस जितना मोटा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। तो जैसे हमको बहुत दूर का देखना है, बहुत दूर का देखना है, दूर के देखने के लिए हमारी ये सिलेरी मसल क्या होती है, ये रिलैक्स हो जाती है।
जब ये मसल रिलैक्स होती हैं तो ये खिंच जाता है, और खिंचेगा, ये जेली टाइप तो है ही, खिंचेगा तो ये पतला होगा, पतला होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो अब रेटिना पे इमेज बनेगी। दूर के ऑब्जेक्ट के लिए सिलियरी मसल रिलैक्स होती है, सिलियरी मसल रिलैक्स होती हैं तो आई लेंस पतला होता है, आई लेंस पतला होता है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है तो रेटिना पर इमेज बनती है। एक पॉइंट आप समझे दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। अगर पास के ऑब्जेक्ट के लिए हमको देखना है तो पास के ऑब्जेक्ट के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको दबाया जाएगा, अब आप सोचिए जेली को दबाओगे तो मोटी होगी, इसको जैसे दबाया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब मसल, पास के ऑब्जेक्ट के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, आई लेंस मोटा होता है, फोकल लेंथ कम होती है, जिससे कि इमेज रेटिना पर बनने लगती है। तो याद रखिए ये 2 पॉइंट, मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। दूर के ऑब्जेक्ट के लिए मसल रिलैक्स होती है, आई लेंस खिंचता है, आई लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, रेटिना पर इमेज बनने लगती है दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा पॉइंट ये है पास के ऑब्जेक्ट के लिए सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये जो आई लेंस है वो मोटा होता है, आई लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम होती है, फोकल लेंथ कम होती है तो रेटिना पर इमेज बनने लगती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए इसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट देख लेते हैं। नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है? वो कम से कम दूरी, जिस दूरी पर हम देख सकते हैं अच्छे से बिना स्ट्रेन के। अब आप कहो सर मैं तो यहाँ से भी देख सकता हूँ, तो वो नहीं माना जाएगा। बिना अगर यहाँ से देखोगे तो स्ट्रेन होने लगेगा। बिना स्ट्रेन के हम सबसे पास कितनी दूर पर देख सकते हैं, उस पॉइंट को नियर पॉइंट बोलते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन फॉर एन नॉर्मल एडल्ट दिस इज 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हमको बिना स्ट्रेन के क्लियरली दिखता है। तो नियर पॉइंट समझ में आया होगा, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है? हम दूर से दूर कितना दूर देख सकते हैं, दूर से दूर हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो याद रखिएगा फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली फॉर एन नॉर्मल आई दिस इज इन्फिनिटी। नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट तक होता है फार पॉइंट। तो दूर से दूर कितनी भी दूर देखा जा सकता है, ठीक है। सबसे दूर कितनी देर देखा जा सकता है? इन्फिनिटी तक। तो फार पॉइंट इन्फिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नॉर्मल एडल्ट आई के लिए। अब आंखों में कुछ खराबियां देखने को मिलती हैं, तो आंखों की उन डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आंखों के डिफेक्ट होते हैं और उनके करेक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले है मायोपिया, मेरापिया। मायोपिया नियर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। तो मायोपिया में होता क्या है कि इंसान दूर की चीजें धुंधली देखता है, पास की चीजें एकदम क्लियरली देखता है। कुछ बच्चों के आपकी क्लास में आपने देखा होगा पीछे अगर बैठते हैं तो उनको बोर्ड साफ नहीं दिखता, क्या लिखा है उनको अच्छे से समझ में ही नहीं आता, ब्लर दिखता है। तो दूर की चीजें ब्लर दिखती हैं, पास की चीजें एकदम क्लियर दिखती हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट एकदम साफ दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, ब्लर्ड दिखाई देते हैं, ब्लर देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या है कि जो इमेज है, देखो आई लेंस होता है, पास की अगर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो रेटिना में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कहानी सही चल रही है एकदम बढ़िया। पास की ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, रेटिना पे इमेज बन रही है, हमें चीजें अच्छे से दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम दूर की ऑब्जेक्ट देखना शुरू करते हैं, दूर की ऑब्जेक्ट तो पैरेलल किरणें आएंगी, तो दूर के ऑब्जेक्ट देखना शुरू करते हैं तो रेटिना से पहले ही इमेज बनने लगती है। क्या आपसे एग्जाम में डायग्राम बनवाया जाएगा तो मायोपिक आई का एक डायग्राम बनाइए, तो बना दीजिएगा। 2 डायग्राम बनेंगे यहाँ पर। कौन से? कि एक तो पास वाले पॉइंट से बनाइएगा आप रेटिना पर इमेज बनाते हुए, दिखाते हुए, और एक दूर का ऑब्जेक्ट जब आप दिखाओगे तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना से पहले। रेटिना यहाँ पर है, रेटिना से, ये तो रेटिना बन रही है, रेटिना से पहले इमेज बनेगी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। तो याद रखिएगा मायोपिया क्या होता है? ये एक ऐसा डिफेक्ट है आँख का जिसमें पास की ऑब्जेक्ट साफ दिखती हैं, लेकिन थोड़ी दूर की ऑब्जेक्ट हमको ब्लर्ड दिखाई देती हैं। रीजन ये है कि इमेज रेटिना से पहले ही बनने लगती है। और क्या क्या कारण है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर्वेचर मैंने बताया था, लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही छोटी होगी, तो लेंस मुटिया जाता है, यानी उसकी कर्वेचर ज़्यादा हो जाती है। और एलोंगेशन ऑफ आई लेंस, और आई लेंस
इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होगा यहाँ पर, आई बॉल, और आई बॉल का लंबा हो जाना। आई बॉल अगर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तब भी उसकी जो है फोकल लेंथ छोटी पड़ जाएगी, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाएगी। तो ये दो कारण है, याद रखिएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल का आई की जो बॉल होती है पूरी स्फेरिकल शेप में, आई पूरी उसका एलोंगेशन हो जाना, उसका लंबा हो जाना, ये दो कारण है मायोपिया के। करेक्शन क्या है, एक अगर कॉनकेव लेंस अगर सामने रख दिया जाए, आई बॉल के सामने मायोपिक आई जो है उसके सामने अगर कॉनकेव लेंस रख दिया जाए सूटेबल पावर का, तो हमको चीजें अच्छे से दिखाई दे सकती हैं। तो देखिएगा ये ज्यादातर कम उम्र के बच्चों में ही देखने को मिलता है, कम उम्र के लोगों को, बड़े उम्र के लोगों को भी होता है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कम उम्र के लोगों को हो जाता है कि, और फिर क्या, इनका जो चश्मा होता है वो कॉनकेव लेंस उनमें लगता है चश्मे में। देखिए दूर की किरणें जब आएंगी तो जो कॉनकेव लेंस है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, मतलब दूर दूर भेजेगा किरणों को, और फिर रेटिना पर इमेज इनकी बनने लगेगी। तो याद रखिएगा जो 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 डिफेक्ट है मायोपिया, इसको करेक्ट किया जा सकता है कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस अगर देखो आप तीनों, आपको इमेज बनानी है, एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट इज मायोपिया, हाउ इट कैन बी करेक्ट, हाउ इट कैन बी क्योर्ड, कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो आप मायोपिया के दो डायग्राम बनाओगे, नियर पॉइंट में रेटिना पर इमेज दिखाओगे, फार पॉइंट में रेटिना से पहले इमेज दिखाओगे। तीसरा आपसे पूछा जाएगा इसका करेक्शन क्या है, तो आप सामने कॉनकेव लेंस लगा दोगे और जो दूर से किरणें आ रही हैं वो फिर रेटिना पर बनने लगेंगी। क्या आपको इतनी सारी बातें समझ में आई? तो ये है मायोपिया। अगला डिफेक्ट है आंखों का, जो अगला डिफेक्ट है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। प्यारे साथियों, ये ज़्यादातर बूढ़े उम्र के लोगों को, ज़्यादा अधेड़ उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है, यानी 30+ लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है ये फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। प्यारे साथियों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आपने किसी अपने पापा को या अपने दादाजी को कोई चीज़ दिखाई हो, दादाजी देखो मैंने ड्राइंग बनाई है आपकी, देखो, तो दादाजी क्या करेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे करके दूर से। तो याद रखिए कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की चीजें तो दिखती है धुंधली, पास देख रहे हैं तो धुंधली दिख रही है, और ऐसे करके देख रहे हैं तब उनको हाँ ला बढ़िया बनी, अच्छी बनी। तो दूर से दिखता है क्लियर, पास का दिखता है धुंधला। ऐसी कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आंख की वो डिफेक्ट जिसमें पास का दिखता है एकदम धुंधला, पास का दिखता है धुंधला, दूर का दिखता है क्लियर। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, धुंधली दिखाई देती है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, और इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। प्यारे साथियों इधर देखिए, ये एंडस वो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर एंडस को मानेंगे, और ये एक एन पॉइंट है जहां पर उनको साफ दिखाई दे रहा है। तो देखो एंडस से देख रहे थे साफ दिख रहा था, दूर से देख रहे थे ना तो एकदम साफ दिख रहा था। ऐसे डायग्राम है, यहाँ पे रेटिना पे इमेज है। यहाँ तक सारी कहानी सही चल रही है। हाइपरमेट्रोपिक जो आई है उसमें बता रहा हूँ कि जो दूर वाला पॉइंट है एंडस जो है, वहां तक तो एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पास से देख रहे हैं ना, ऐसे इतने नॉर्मल पास से जैसे हम देखते हैं वैसे पास से देख रहे हैं वो, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे। तो भैया कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है कि भैया ये जो आई लेंस है वो सूख जाता है, पतला हो जाता है। आई लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो रेटिना से पीछे इमेज बनने लगेगी, और ये जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाती है, और आई लेंस वो पतला हो जाता है, जिससे कि फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो प्यारे साथियों, जब हम दूर से देख रहे थे, थोड़ा सा दूर से देख रहे थे, तो ऑब्जेक्ट रेटिना पे, इमेज हमारी रेटिना पे बन रही थी, और पास से देख रहे थे तो रेटिना के पीछे चली गई। इसका करेक्शन क्या है, किस तरीके से इसको करेक्ट किया जा सकता है? तो भैया आई बॉल के सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, यानी कि चश्मा कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। उनके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप देखिएगा उनका चश्मा पकड़ के बीच में से मोटा होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आगे लगा दिया जाए तो जो हमारा नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वो फिर उसकी इमेज कहाँ बनने लगती है? रेटिना पर बनने लगती है। तो इमेज आएंगी, ये कॉन्वेक्स कन्वर्ज करेगा, रेज को कन्वर्ज करेगा, फिर से कन्वर्ज होकर के सीधी कहाँ पड़ेंगे? रेटिना पर। ये सूटेबल पावर का होना चाहिए जो लेंस है, आँख के हिसाब से कितना भैया किस तरीके से कर्वेचर है उसका एडजस्टमेंट अच्छे से करके, तो जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा दिया जाए तो इसका करेक्शन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन
कॉन्वेक्स लेंस आगे लगा दिया जाए सूटेबल पावर का, तो उसका करेक्शन किया जा सकता है। इमेज कहाँ बनने लगेगी, फिर रेटिना पर बनने लगेगी। तो आपसे ये तीनों डायग्राम पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बताइए हाइपरमेट्रोपिया क्या है सबसे पहले, तो आप बता दीजिएगा कि ये हाइपरमेट्रोपिया है, इसके कारण क्या है, कारण बता दीजिएगा। करेक्शन क्या है, डायग्राम बनाइए करेक्शंस का। तो हाइपरमेट्रोपिक आई जो है एन और एंडस, एन से आप दिखाओगे इमेज बनेगी रेटिना पर, फिर एंडस से दिखाओगे, एंडस से पीछे बन रही है। दूर से देख रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है, पास से देख रहे हैं इमेज बनेगी रेटिना के पीछे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है तो एंडस से भी देखने पर साफ दिखाई देती है, क्योंकि इमेज रेटिना पर बनने लगती है। तो ये सभी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, हम और कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगला डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि ना तो पास का ढंग से दिखाई दे रहा है, ना ही दूर का ढंग से दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा जब उम्र हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये वाली डिफेक्ट देखने को मिलता है, ना तो पास का दिखता ढंग से, ना दूर का। डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विच अकर्स विद एजिंग, एज की वजह से होता है। क्या कारण है, जो सिलियरी मसल है जो एडजस्ट करती है लेंस को खींचने और उसका काम करती है, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, वो भी वीक हो जाती है ना। डिमिनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो कि मैंने अभी बताया। करेक्शन क्या है, बाइफोकल लेंस। तो ऐसी कंडीशन में एक बाइफोकल लेंस आता है चश्मे में, बाइफोकल लेंस। चलिए मैं लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए। इस चश्मे को आपको यहाँ पर देखिए, इस चश्मे के इस साइड में आपको कॉनकेव लेंस दिखेगा, और इस साइड में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इधर कॉन्वेक्स इधर कॉनकेव। पास की चीजें देखने के लिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और दूर की चीजें देखने के लिए ये कॉनकेव लेंस है। तो ये बाइफोकल लेंस है, दोनों प्रकार के लेंस इसमें एक ही में मर्ज कर दिए जाते हैं। नीचे नीचे कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर ऊपर कॉनकेव लेंस। इस तरह का चश्मा बनाया जाता है प्रेसबायोपिया की कंडीशन में। क्या आपको ये समझ में आया इसका करेक्शन क्या होता है, बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, और कारण आपको सब कुछ पता चल गया। अब आ गया कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कैटरेक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, मैंने जो बताया आई लेंस को ही क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो सफेद सा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी लीडिंग टू हेजी एंड ब्लड विजन। चीजें धुंधली धुंधली दिखने लगती हैं, व्हाइटिश सफेद सफेद से कलर की दिखने लगती हैं, ठीक है, धुंधली चीजें दिखती हैं, हेजी या ब्लड विजन दिखने लगता है। क्या कारण है, मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन लेंस मिल्की भी हो जाता है, और एक और इसका कारण है कि आंख के ऊपर सफेद परत जम जाती है, एक लेयर व्हाइटिश लेयर, व्हाइट कलर की लेयर ग्रो कर जाती है। तो अ मेम्ब्रेन ग्रोज ओवर द आई मेकिंग इट ओपेक या ट्रांसलूसेंट उसको दिखाना शुरू करती है। क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है मोतियाबिंद को? जी हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा कोई दादी या दादाजी आपने देखा हो काला काला चश्मा लगा के रखते हैं बड़ा वाला, उनका सर्जरी हुई रहती है कैटरेक्ट की, इसीलिए वो लगाते हैं ताकि डस्ट ना चली जाए। तो इसका करेक्शन क्या है, बिल्कुल सर्जरी से इसको रेस्टोर किया जा सकता है। कैन बी रिस्टोर्ड कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी होती है जिससे इसको सही किया जा सकता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं इस चीज को हम प्रिज्म बोलते हैं। अब देखिए प्रिज्म, अब इस प्रिज्म से कोई लाइट अगर पास करेगी, कोई किरण आई, इसको हम कहेंगे अ रे ऑफ इंसिडेंट। जब एक किरण आएगी तो प्रिज्म का जो बेस है उस तरफ मुड़ेगी, उस तरफ बेंड होगी, और बेंड होके फिर से इमर्जेंट रे बाहर निकल जाएगी उससे, प्रिज्म से बाहर। तो इनके कुछ नाम है, इनको जान लेते हैं। पीई, ये जो किरण है, जो किरण आई है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ईएफ, इसके बाद ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो किरण है जो बाहर निकली है प्रिज्म से, जो बाहर निकल गई, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। जो एंगल ए है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद एंगल आई जो है इंसिडेंट रे का नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद आर, ये जो एन है इसके साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसके साथ जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद ई जो है,
इमरजेंट रे का इस वाले नॉर्मल के साथ जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट। अब डी, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट को रे को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे और ये जो इमरजेंट रे इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो इन दोनों का ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का और इमरजेंट रे का जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। आपको समझ में आया होगा कि एक ग्लास प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, बेस की ओर फिर बेस से बाहर की ओर, इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। और ये सभी टर्म्स है, इनको जान लीजिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों आगे है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या चीज है, तो याद रखिए प्यारे साथियों, कोई ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करती है तो ये 7 अलग अलग कलरों में टूट जाती है, और 7 कलरों में व्हाइट लाइट का टूटना प्रिज्म से पास होने के बाद ही डिस्पर्सन कहलाता है। इट इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का टूटना इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट, 7 कलरों में व्हाइट लाइट का टूटना ही डिस्पर्सन कहलाता है। इस बात को भूलिएगा नहीं, अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप अच्छे से बता दीजिएगा। ये होता क्यों है, क्योंकि जो अलग अलग कलर्स होते हैं इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से वो टूटते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एंड बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, और अलग अलग एंगल्स पर मुड़ती है। जैसे ये जो व्हाइट लाइट आ रही है प्रिज्म से जब टकराएगी तो सबसे पहले जो सबसे कम मुड़ता है वो है रेड कलर, और सबसे ज्यादा मुड़ता है, जो ज्यादा बेंड होता है, ज्यादा एंगल पर बेंड होता है, वो वॉयलेट कलर होता है। तो याद रखिए रेड कलर बेंड एट लीस्ट, बेंड द लीस्ट, सबसे कम मुड़ता है, वाइल वॉयलेट लाइट, जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो याद रखिएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट का रीजन क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। और ये जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो बन के तैयार होगा 7 कलर्स का, उसको इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो बैंड तैयार होगा 7 कलर्स का, जो बैंड तैयार होगा उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा एक ट्रिक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, विबिग्योर, विबिग्योर। ये ट्रिक से याद रखेंगे 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सभी 7 कलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमारे इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष बनता है आसमान में जब, हाँ अभी इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे, पहले ये समझो, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। ये जो 7 कलरों की जो बैंड है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, ये 7 कलर होते हैं। विवेक से आप ट्रिक से याद रखेंगे, वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, आई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। विवेक से आप ट्रिक याद रखेंगे, 7 कलर्स होते हैं। याद रखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट का 7 कलरों में जाके टूट जाना। अब देखिए रेनबो, रेनबो आप देखते हैं तो रेनबो याद रखिए कब होता है, जब धीमी धीमी बारिश हो रही हो, बौछार हो रही हो, है ना, और धूप भी खुल रही हो, बारिश भी हो रही हो और धूप भी खुल रही हो। तो ऐसे में आप देखना जिस तरफ सूरज है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखना। जैसे शाम के टाइम पर सूरज पश्चिम दिशा में होता है तो पूर्व की दिशा में देखिएगा, ईस्ट में देखिएगा कि आपको 7 कलरों का एक बैंड दिखाई देगा। इसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। और रेनबो भी ऐसे ही दिखाई देता है। वो जो ड्रॉप्स हैं, जो बूंदे हैं, पानी की बूंदे, वो प्रिज्म का काम करते हैं और व्हाइट लाइट जो है उनसे डिस्पर्जन होकर के 7 कलरों में टूट के दिखाई देती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखिए रेनबो का रीजन क्या है, वही डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हमको सन के अपोजिट दिखता है, वो जो रेनबो है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है। तो प्यारे साथियों आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 जो लेयर्स होती हैं, इनसे लाइट जब पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हमने एक कंटेनर में अलग अलग चीजें ले ली, जैसे पानी ले ली, पेट्रोल ले ली, केरोसिन ऑयल ले लिया, इनकी अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, है ना। खाने वाला तेल ले लिया, कुकिंग ऑयल ले लिया, है ना। तो इनकी अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी क्योंकि इनकी अलग अलग डेंसिटीज हैं उसकी वजह से।
तो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अलग अलग लेयर बन जाती हैं, और उन लेयर से होके जब लाइट पास करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। जैसे मान के चलो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर अलग अलग जो लेयर्स हैं, जैसे लाइट पास करेगी तो इसकी अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, इसकी अलग ऑप्टिकल डेंसिटी, तो रिफ्रैक्शन होता हुआ जाएगा। रिफ्रैक्शन होते होते हमारी लाइट जो है हम तक पहुंचेगी। तो इसी चीज को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स हैं उनसे जब लाइट पास होती है, उनसे जो रिफ्रैक्शन होता है, विच हैव वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, और जो लेयर्स हैं उनके पास अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज होंगी ही होंगी, अलग अलग होंगी ना, अलग अलग लेयर्स हैं, अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर है, तो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज भी होंगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का टिमटिमाना। प्यारे साथियों, जब तारों से लाइट हम तक आएगी तो रास्ते में बहुत सारी लेयर्स होंगी, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर से होकर के गुजरेगा, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिससे कि हमें तारा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। कभी लाइट ज़्यादा होगी, कभी लाइट कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कभी तो गायब भी हो जाता है। तो याद रखिए, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखिए, कभी कभी क्या होता, कभी कभी क्या, हर बार ऐसा होता है कि जो सूर्योदय होता है वो 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है। सूर्योदय एक्चुअल में नहीं हुआ, एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, सूरज ऊपर नहीं आया, लेकिन हमको पहले ही 2 मिनट पहले ही हमको दिख रहा है, 2 मिनट पहले। और सूरज डूब चुका है उसके बाद भी हमको नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर मान के चलिए अभी सन, देखो हम यहाँ पर खड़े हैं, जब सूरज हमको यहाँ पर दिखाई देगा तब हम मानेंगे कि भैया सन। तो क्या होगा कि सूर्य से जो किरणें हैं वो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो इसकी जो किरणें हैं वो बैंड होती होती हम तक पहुंचेंगी और हमको यहाँ पर दिखेगा, हमको यहाँ पर दिखेगा, लेकिन है अभी यहाँ पर। तो 2 मिनट का ये फासला रहता है। याद रखिएगा, एडवांस सनराइज, सनराइज हुआ नहीं है लेकिन हमको दिखने लगता है पहले ही। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम पहले ही देख पाते हैं, ठीक है। तो एडवांस सनराइज हमको पहले ही दिखने लगता है 2 मिनट पहले, और डिलेड सनसेट, सनसेट हो चुका है उसके बाद भी हमको सूरज दिख रहा है 2 मिनट तक। तो वो याद रखिए, इसका रीजन भी यही है, क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अपारेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क, हमको सूरज की जो डिस्क दिखती है वो चौड़ी सी दिखाई देने लगती है, इसका भी रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें सूरज जो है, इसकी जो डिस्क है वो हमको फ्लैट नजर आ रही है, इसका भी रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोस्तों, अब जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, लाइट चालू नहीं है, लेकिन दिन का समय है, तभी हम कमरे में चीज़ों को देख पाते हैं। हम चीज़ों को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट वो स्कैटर होके हमारे पास आ रही है, लाइट स्कैटर होके हमारे पास। स्कैटर का मतलब ये है कि जो लाइट है वो अलग अलग पार्टिकल से टकरा करके इधर उधर फैल जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी चीज़ को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। एक बार पढ़ते हैं, इट इज द फिनोमिनन, ये वो घटना है इन विच लाइट रेज आर फोर्स्ड टू डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ when they strike small particle or molecules in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जब वो छोटे छोटे पार्टिकल और मॉलिक्यूल से स्ट्राइक होती है तब उसका पाथ जो है, उसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है। इसी चीज को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए, टिंडल इफेक्ट क्या चीज है? जब उसका जो रास्ता है, लाइट का जो रास्ता है हमको नजर आने लगता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई कोलोइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स इसके अंदर रहते हैं। अगर हम इससे टॉर्च दिखाएंगे, टॉर्च जब दिखाओगे आप, तो इसका जो लाइट का जो रास्ता है वो हमको अच्छे से नजर आएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन से जब पास कराएंगे तो लाइट का जो रास्ता है वो अच्छे से नजर आने लगता है। उसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। वो क्यों नजर आने, जो लाइट का जो रास्ता है वो क्यों नजर आता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनसे स्ट्राइक होती है लाइट, स्ट्राइक होते 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 हमें उसका रास्ता अच्छे से नजर आने लगता है, एकदम ग्लो करता है ना। और टिंडल इफेक्ट एक और बार समझते हैं, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीवार से अगर छेद है और वहां से सनलाइट आ रही है, तो आप देखना कि सनलाइट के साथ साथ सनलाइट जो आ रही है उसका जो रास्ता है वो
वो बड़ा अच्छे से विजिबल होगा। ऐसा इसीलिए होता है, वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनसे लाइट बार बार स्कैटर होती है, और लाइट स्कैटर होती है तो टिंडल इफेक्ट शो करती है। और आपने ये ऐसा एग्जांपल और देखा होगा, जैसे अंधेरे जंगल में यानी घने जंगल में जब धूप धीमी कुछ कुछ धूप आती है जमीन पर तो भी टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट क्या है? वो जो लाइट का जो रास्ता है, लाइट की जो बीम है वो विजिबल होती है पार्टिकल से टकरा टकरा के, है ना। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट इस तरीके से शो होता है। प्यारे साथियों, कलर्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड हो चुकी है, जो लाइट स्कैटर हो चुकी है उसका कलर क्या है वो डिपेंड करता है कैसे पार्टिकल से वो स्कैटर होके आई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे फाइन पार्टिकल्स हैं, अगर मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो हमको कलर देखने को मिलता है ब्लू, ठीक है। अगर बड़े पार्टिकल्स है, लॉन्गर वेवलेंथ है, थोड़े बड़े हैं तो रेड कलर हमको नजर आने लगता है। फिलहाल आप समझिए, द कलर्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट है उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है कैसे पार्टिकल से वो स्कैटर होके आई है, ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। देखिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि नीला कलर हमको आसमान का क्यों नजर आता है, नीला कलर ही क्यों नजर आता है। व्हेन द सनलाइट, हरा क्यों नहीं नजर आता? When the sunlight passes through the fine particles of atmosphere, जब लाइट जो है, सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल से जो स्कैटर होती है तो हमको ब्लू कलर नजर आने लगता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा साइन बोलते हैं। तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो हमको ब्लू कलर नजर आने लगता है। ब्लू कलर अच्छे से स्कैटर हो जाता है क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होते हैं। याद रखिए, जब भी आपसे ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि बताइए नीला कलर नजर क्यों आता है, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, साफ आसमान है तो उसका कलर नीला ही क्यों नजर आता है, तो आप लिख दीजिएगा व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल से पास करती है तो ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो जाता है स्ट्रांगली, रेड से ज्यादा। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सनराइज यानी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, यानी कि सूर्य जब सुबह के समय या शाम के समय पर हमको जो है सनलाइट जो है, सूरज ऑरेंज और रेड क्यों नजर आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप लिख दीजिएगा कि देखिए, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सनलाइट हैज टू ट्रेवल अ मच डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस, हम तक पहुंचने के लिए काफी लंबी डिस्टेंस उसको चलनी होगी। शाम के समय पर हम तक पहुंचने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी होगी। मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर स्कैटर्ड अवे बाय द टाइम, और तब तक ब्लू कलर स्कैटर्ड हो चुका होगा और जो कलर बचेंगे वो बचेंगे ऑरेंज एंड रेड। तो इसीलिए शाम के समय पर हमको लाल और ऑरेंज कलर नजर आता है। और याद रखिएगा, लाल कलर की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, लाल कलर की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, लंबी वेवलेंथ होती है। याद रखिए, सबसे शॉर्ट किसकी होती है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है। तो याद रखिएगा कौन सा कलर बचेगा फिर बाद में, रेड एंड ऑरेंज, जो कि हमको शाम के समय या सुबह के समय दिखाई देता है। क्या आप इतनी बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं, डेंजर लाइट जो होती है, उनका रेड कलर ही क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है एटमॉस्फेयर में और ये दूर तक देखा जा सकता है। आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों होते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो सभी कलर्स में सबसे ज़्यादा लंबी होती है, तो ये बहुत कम स्कैटर होता है एटमॉस्फेयर में और दूर तक देखा जा सकता है बिना किसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो आप इतनी सी बात को आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा कि कोई मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन मैंने अभी आपको बताया था, पास का तो साफ दिख रहा है लेकिन दूर का धुंधला दिखता है, जिसका फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर तक का साफ देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर तक का साफ देख पा रहा है, उसके बाद की चीजें उसको धुंधली दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिए, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं। पहले हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे यू क्या होता है, वी क्या होता है। तो देखिए, यू की जो वैल्यू है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका था कि इस तरफ जो भी डायरेक्शन लेते हैं वो माइनस की लेते हैं, उस तरफ प्लस की लेते हैं,
ऊपर जो भी डायरेक्शन रहती है वो प्लस की, नीचे माइनस की। मैंने साइन कन्वेंशन में आपको अच्छे से मैंने आपको बताया था। तो हम आई आंख से 80 सेंटीमीटर दूर इस तरफ v मानेंगे, v इज इक्वल टू कितना है माइनस के 80 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमको नहीं पता फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमने लेंस वाले केस में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो v की जगह पे v रखी है, u की जगह पे u रखी है। v कितनी है माइनस के 80, माइनस u की वैल्यू क्या है माइनस के इन्फाइनाइट। देखिए 1/-80, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/इन्फाइनाइट। चलिए साथियों एक बात बताइए, जैसे 5 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, जैसे मान के चलो 1/2 है, 1/2 है तो ये एक छोटी संख्या मानी जाएगी। 1/20 है तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ये संख्या इससे भी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। 1/2 से तो ये बहुत ज़्यादा छोटी होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अरे 1/, मैं कर दूँ मान के चलो बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर, ठीक है, करीब करीब 0 के बराबर। तो क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, 1/इन्फाइनाइट नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 1/f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/-80। जब इन दोनों को रेसिप्रोकल में करूँगा तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस का 80। फोकल लेंथ होगी 80 सेंटीमीटर, माइनस के 80 सेंटीमीटर। जो हमें लेंस चाहिए उसके लिए आपसे पूछा है कि मायोपिक आई का लेंस क्या होगा, रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमारी f की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 80 सेंटीमीटर। अब पावर कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है जी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। याद रखिए f होनी चाहिए किसमें, मीटर में, किसमें होनी चाहिए, मीटर में। तो पावर निकालेंगे लेंस की, कैसे निकालेंगे, 1/f। क्या मैं इसको मीटर में बदल सकता हूँ, इसको जब मैं मीटर में बदलूंगा तो आएगा माइनस के 0.8 मीटर। अगर मीटर में चेंज करूंगा मैं इसको तो कितना आएगा, माइनस के 0.8 मीटर। तो पावर निकालने के लिए इसको मीटर में निकाल के अपॉन में रख दीजिए, माइनस के 0.8 मीटर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 8 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 8 से भाग लगाओ, माइनस के 8 1 8, 2 बची, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 20, 8 दूनी 16, 4 बची 8 45, 1.25। और याद रखना पावर के जो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि लेंस की जो भी पावर होती है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। तो हमको जो लेंस चाहिए इस आदमी के लिए जो 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख पा रहा है क्लियर, ऐसे आदमी के लिए हमको इस पावर का लेंस चाहिए होगा, माइनस के 1.25 डायोप्टर का लेंस चाहिए जिससे वो अच्छे से देख पाएगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल अगर 80 की जगह पे कोई और वैल्यू हो तो भी आप निकालिए। चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, अभी आप करिएगा, अभी जस्ट अभी आपको करना है कि जब एक मायोपिक बंदा है उसका फायर पॉइंट अगर 80 है तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर फायर पॉइंट उसका 100 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 120 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, पावर ऑफ लेंस बताइए चलिए। और याद रखना माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव। याद रखिए फोकल लेंथ अगर माइनस में आ रही है तो इसका भी मतलब ये क्या है, कॉनकेव लेंस ही है। अगर प्लस में आएगा डायोप्टर, पावर और फोकल लेंथ दोनों प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो याद रखिएगा कॉनकेव लेंस लगेगा। नेचर पूछ रहा है ना, नेचर क्या है, कॉनकेव लेंस। पावर क्या है, माइनस के 1.25 डायोप्टर, ठीक है। आगे देखिए आपका अभी करना है, अगर कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर के बाद वाली चीज़ें ब्लर देख पा रहा है, 150 सेंटीमीटर तक क्लियर देख पा रहा है, तो बताइए कितनी पावर का लेंस चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन अभी आपको करने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी दो तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं कि बताइए कि हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई यानी कि पास वाला धुंधला दिखता है, दूर वाला क्लियर दिखता है, यही हाइपरमेट्रोपिक बताया था। उसका जो इसका जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर है, वैसे तो 25 सेंटीमीटर होता है, उनका है 1 मीटर। 1 मीटर से साफ देख रहे हैं, है ना। तो बताइए कि कौन सा लेंस आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, ठीक। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, आप पॉज करके ट्राई कर लो। u की वैल्यू माइनस के 25 यानी कि u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू जो है, ऑब्जेक्ट जो है माइनस के 25 सेंटीमीटर दूर, अरे आंख जो है उससे 25 सेंटीमीटर, भाई लेंस से इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ ली जाती है वो माइनस में ली जाती है ना। तो नियर पॉइंट क्या रहता है 25, तो u बराबर v की वैल्यू कितनी है माइनस के 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालने का काम है हमारा, फोकल लेंथ निकलेगी तभी हमारा कुछ काम बन पाएगा, तभी तो पावर निकालेंगे लेंस की पावर। तो 1/f फॉर्मूला क्या होता है लेंस में, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको सॉल्व करेंगे 1/v, v की वैल्यू क्या है माइनस के 100, ठीक है, माइनस u की वैल्यू क्या है माइनस के 25। बताइए 1/- -100
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/25। इनका ले लीजिए एलसीएम आ जाएगा 100। इससे भाग लगाइए एक बार, एक पर एक का गुणा माइनस के 1, 25 चौके 100 प्लस की 4, ठीक है, 1/f बराबर, ठीक है। तो 1/f बराबर 4 में से 1 गया तो 3/100 आ जाएगा, 3/100 आ जाएगा, बोलो, है ना। अब इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो f इजिकल टू 100/3 आ जाएगा, यानी कि f बराबर 33.3 पे बार लग जाएगा, वैसे तो 33.3 लिखते हैं सेंटीमीटर, ये है फोकल लेंथ। अब हम निकालते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है पावर बराबर 1/f। फोकल लेंथ को बट्टे में लिख दो, पावर आ जाएगी, लेकिन याद रखना इन मीटर्स होनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? मीटर में। फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ये आया हो 33.3 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा भैया? फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करोगे, ये सेंटीमीटर है, 33.3 सेंटीमीटर है, तो 0.33 मीटर्स के अराउंड आएगा, ठीक है, मीटर में करेंगे तो पावर बराबर फोकल लेंथ की वैल्यू है 0.33 मीटर। इसको जब बट्टे में लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 डायोप्टर। तो याद रखिए, ऐसा व्यक्ति है कोई जिसका जो हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर का बन गया है, उसके लिए 3 डायोप्टर वाला लेंस चाहिए। और याद रखना प्लस की अगर फोकल लेंथ आई है, प्लस की अगर आया है, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, याद रखना। पावर प्लस में तो कॉन्वेक्स लेंस, पावर माइनस में तो कॉनकेव लेंस। याद रखिए प्लस की 3 डायोप्टर यूनिट आ जाएगी, 3 डायोप्टर वाला लेंस चाहिए इसकी आंखों को ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर 1 मीटर इसका नियर पॉइंट है तो इतना लेंस चाहिए। क्या आप इस तरीके के सवाल कर देंगे? मैं आपको होमवर्क के लिए एक सवाल दे जाता हूँ, इस क्वेश्चन को अभी आप करिएगा। एक हाइपरमेट्रोपिया वाला इंसान है जिसका जो नियर पॉइंट है वो 120 सेंटीमीटर है, बताइए पावर क्या होगी, नेचर क्या होगा? अभी करना है ये। दूसरा सवाल ये है 150 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट, बताइए पावर क्या होगी? जल्दी से करिएगा। दूसरा, तीसरा मैं दे रहा हूँ 120 सेंटीमीटर का, 120 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है, हाइपरमेट्रोपिक आएगा, 120 दे दिया है मैंने, 90 का ले 100 का भी हो गया, ये 90 ले लीजिए, 90 सेंटीमीटर है। तो बताइए पावर क्या होगी? इन तीनों क्वेश्चंस को अभी करना है आपको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और देख लीजिए।